हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वी विश ए लॉट ऑफ हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस शुभ अवसर पर आज से हम अपने चैनल पर इंग्लिश ग्रामर का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रिलीज फर्स्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की इस चैनल पर ये पहली वीडियो है। इसे इंट्रो वीडियो भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करने का प्रयास किया है। ये स्कूल लेवल एग्ज़ाम से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम तक के लिए यूजफुल है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि इसी तरीके की वीडियो आपके लिए मिलती रहें और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश की स्टडी करने से पहले हमें ये जानना बेहद आवश्यक है कि इंग्लिश को हम किस रूप में पढ़ना पसंद करते हैं, एज अ सब्जेक्ट या एज अ लैंग्वेज। स्कूल लेवल में हमने जो इंग्लिश की स्टडी की है वो एज अ सब्जेक्ट मान के की है, एक विषय के रूप में इंग्लिश को पढ़ा है। जबकि आज के कंपटीशन के दौर को देखते हुए ये बेहद आवश्यक है कि इंग्लिश को एक सब्जेक्ट ना मानकर हम इसे एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ें। अगर हम लैंग्वेज के रूप में इसकी स्टडी करते हैं तो हम इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसके जो रूल्स हैं और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इस पर बेहद गंभीरता से विचार कर पाएंगे। तो इंग्लिश के लिए हम एज ए लैंग्वेज पढ़ेंगे। इंग्लिश को अगर लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाएगा तो लैंग्वेज हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में हम उसका यूज कर सकते हैं। पहला है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब हम जानते हैं कम्युनिकेट करते हैं, यानी दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं। और दूसरा है रीडिंग, यानी कि अध्ययन, जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने में यूजफुल है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम। कंपटीशन एग्जाम के लिए इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में जानना बेहद आवश्यक है। तो ये तीन क्षेत्र हैं जहाँ पर इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज के रूप में बहुत ही यूजफुल हो सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाने के लिए बेहद आवश्यक है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर दोनों पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण से, यानी कि हम जो भी बात बोलें स्पष्ट बोलें, हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलें वो लोगों को एक ही बार में समझ में आए। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन बेहतर है तो हम लैंग्वेज का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर ढंग से बोल सकते हैं। दूसरा, ग्रामर की बात करें तो ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का क्या है, पूरा स्ट्रक्चर इसमें दिया रहता है। ग्रामर में लैंग्वेज से संबंधित रूल्स वगैरह दिए रहते हैं। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कई चीज़ों को जानना बेहद आवश्यक है, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस हैं, टेंस हैं। यदि हमें इनके बारे में नॉलेज है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिए आवश्यक है कि इसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए। अगर हम किसी भी शब्द या वाक्य के लिए बार बार बोलते हैं तो उससे क्या है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है और हम बेहतर ढंग से उसका क्या है कि उच्चारण कर पाते हैं और बेहतर ढंग से बोल पाते हैं। ग्रामर के लिए हमें क्या है, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा। अगर हमें इसके नियमों का पूरा अध्ययन करना आ गया तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और हम बेहतर ढंग से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सीख सकते हैं। ग्रामर को इस डेफिनेशन के जरिए बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस एंड हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सिचुएशन। ग्रामर शब्दों का अध्ययन है, जहाँ शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने के तरीके, यानी किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, एंड हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सिचुएशन, और विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। ये सब क्या है, ग्रामर का अध्ययन है और ग्रामर में ही हमें इस बात का पता चलता है। ग्रामर में क्या होता है कि शब्दों का वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है।
जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल इतना जानना आवश्यक है कि ग्रामर में शब्दों का अध्ययन किया जाता है कि जिससे कि शब्दों का वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जाए और विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। यहाँ से हमारा लैंग्वेज का चैप्टर शुरू हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं लैंग्वेज का विकास। लैंग्वेज की जो उत्पत्ति हुई है वो साउंड यानी कि ध्वनि से हुई है। अब ध्वनि कितने प्रकार की होती है यानी कि टाइप्स ऑफ साउंड, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वॉवेल साउंड, इनकी संख्या कितनी 20। दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड, इनकी संख्या कितनी है 24। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमने जो पढ़ा है कि वॉवेल की संख्या कितनी बताई है 5 और कॉन्सोनेंट्स की संख्या जो बताई जाती है वो 21। तो उसमें मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ आपका, क्योंकि वहाँ पर जो बात की जाती है वो लेटर की बात की जाती है, यानी कि वॉवेल के लेटर कितने होते हैं तो 5 और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। लेकिन यहाँ पर हम लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउंड की। जो वॉवेल साउंड होते हैं वो 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो 24 होते हैं। CTET में एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। अगर वॉवेल साउंड की बात करेगा तो हमें ध्यान रखना है 20 और कॉन्सोनेंट साउंड 24। और लेटर की बात करेगा तो वॉवेल जो लेटर होते हैं वो 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर जो होते हैं वो 21 होते हैं। तो चलिए जानते हैं वॉवेल साउंड। लेटर दैट प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोकल कोड, यानी कि वो अक्षर जो वोकल कोड की सहायता से बोले जाते हैं। वोकल कोड को हिंदी में स्वर रज्जु कहते हैं, कंठ भी कहते हैं, जो गले में स्थित होता है। तो वोकल कोड से जो आवाज़ निकलती है वो क्या है वॉवेल साउंड होता है। और वॉवेल साउंड जो होता है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है वो क्या है कि वोकल कोड से निकलती है। तो उसके मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है वो वोवेल साउंड होता है। दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड, लेटर दैट प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड लिप्स, यानी कि जो अक्षर दांत की सहायता से, जीभ की सहायता से और होंठ की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो मुंह में दांत नहीं होते इसके। टंग और लिप्स यानी कि जीभ और होंठ का प्रयोग नहीं कर पाता, लेकिन वो जो भी बोलता है वो क्या है वॉवेल साउंड बोलता है। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड के लिए वह जब बड़ा हो जाता है तो वह सीखने लगता है। जैसे कि हम बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उससे बोलना सिखाते हैं कि पापा, दादा, मम्मी, ये जो शब्द बोलना सिखाते हैं वो क्या है कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। लेकिन बच्चे के मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है तो वो क्या है कि वॉवेल साउंड होती है। यही दोनों में डिफरेंस है। साउंड को लिखना संभव नहीं था, यानी कि साउंड को लिखना वैसे भी असंभव कार्य है, ध्वनि को लिख ही नहीं पाते। लेकिन लिखित रूप देने के लिए क्या किया था, सिंबॉलिक मेथड को अपनाया गया था, यानी कि सांकेतिक पद्धति को अपनाया गया था। कुछ संकेत दे दिए थे चिन्हों को, तो उसमें से क्या है कि वॉवेल साउंड निकल के आए 20 और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या रही 24। दोनों का जो टोटल हुआ था वो 44, और इन 44 साउंड्स को ही हम क्या है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से ही क्या है लेटर यानी कि वर्णों का विकास हुआ है, यानी कि अक्षरों की उत्पत्ति। अगर प्रश्न पूछता है कि अक्षरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो हमें ध्यान रखना है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से ही अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, यानी कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की जो संख्या होती है दोनों को मिलाकर वो क्या है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होती हैं। चलिए बात करते हैं अल्फ़ाबेट। An alphabet is a system of letters of a language written or spoken in proper order, यानी कि जहाँ अक्षरों को क्रम से व्यवस्थित करके रखा जाता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कितने होते हैं 26, वॉवेल कितने होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। यानी कि अल्फ़ाबेट के आधार पर वॉवेल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 5 होती है, कॉन्सोनेंट्स की संख्या होती है वो 21 होती है। यानी यहाँ पर लेटर की बात की है, लेकिन जब हमने पिछली बार बताया था कि वॉवेल साउंड की संख्या कितनी 20 और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी 24, यही थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। साउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है लेटर्स होती है। और लेटर्स को जब मिलाकर लिखते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक लेटरों को जब मिलाकर रखते हैं तो वो क्या बन जाता है वर्ड बन जाता है। वर्ड से क्या बनता है क्लाउज बनते हैं, क्लाउज से क्या बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से पैराग्राफ,
और पैराग्राफ से ऐसे वगैरह बनते हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो लेटर्स होती है। हमें ये ध्यान रखना है, ये क्रम से चलता रहता है। लेटर्स होंगे, लेटर्स को जब मिलाकर रखेंगे तो वर्ड्स बनेंगे, वर्ड को जब मिलाएंगे तो क्लाउज बन जाएगा, क्लाउज को जब सेट करके लिखेंगे तो क्या है सेंटेंस, और सेंटेंस को मिलाकर लिखेंगे तो पैराग्राफ। वर्ड से क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण होगा, यानी कि जो भी वर्ड होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई ना कोई भाग होता है। हम वोकैबुलरी में जो भी वर्ड पढ़ते हैं ये ध्यान रखना है, यानी कि वोकैबुलरी का मतलब शब्दकोश, यानी कि जो भी डिक्शनरी में हम जो भी शब्दकोश में जो भी वर्ड पढ़ते हैं वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच के किसी ना किसी भाग का अंश होता है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 भाग होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन्हीं का कोई ना कोई भाग होगा। इसे जानना बेहद आवश्यक था, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, वर्ड से हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर की इंट्रो वीडियो आपके लिए कैसी लगी? अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।